नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात विवादों में घिरी एक किताब की। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या और इसके लेखक हैं पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। 300 पन्नों की इस किताब में एक अध्याय ऐसा है जिसे लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा होगा। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग गए। आज पूरे दिन सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर बहस होती रही। पक्ष में बोलने वाले हिंदुत्व को दो भाग में विभाजित कर रहे हैं, एक अच्छा हिंदुत्व और दूसरा खराब हिंदुत्व। विरोध करने वाले इसे हिंदुत्व से घृणा वाली सोच बता रहे हैं। तो आखिर हिंदू और मुसलमान के धार्मिक चश्मे से इतर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व में सलमान खुर्शीद को ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने बोको हरम और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों से उसकी तुलना कर दी। क्या यह महज एक संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग? कि हिंदू मुसलमान एकता हो, राइट? ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगा। ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ एकता की बात क्यों हो रही है। हमने इतनी मशक्क़त की है, मेहनत की है कि हम लोगों में बंटवारा करें और ये यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हम में एकता होनी चाहिए, हम एक साथ आ जाएं, लोग जुड़ जाएं, एक हो जाएं, यूनिटी हो। ये कैसे हो सकता है? लोगों को इस बात की शिकायत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था, इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? तो आज हम आपको हिंदुत्व की अवधारणा के बारे में बताएंगे। आखिर ये शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया? इस शब्द को लेकर विवाद क्यों जुड़े हैं? नेहरू से लेकर मोदी तक हिंदुत्व पर क्या ये लोग सोच रखते हैं? आज इतिहास को टटोल कर ही आप ताजा विवाद को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात विवाद में केंद्र बिंदु में मौजूद हिंदुत्व की। वो क्या? वो इसलिए हिंदुत्व की बोको हरम और आईएसआई से तुलना क्यों? यहां आपको यह समझना होगा कि विवाद के पीछे है हिंदुत्व की अतार्किक तुलना। सलमान खुर्शीद ने जिस बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना की है वो एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया में साल 2009 से लेकर अब तक एक रिपोर्ट के अनुसार 3.5 लाख बेगुनाहों का कत्लेआम कर चुका है बोको हरम और बोको हरम के डर से, खौफ से 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है। आतंकवादी संगठन बोको हरम नरसंहार और अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। आज भी बोको हरम को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यही कारण है कि बीजेपी बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रही है। और इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना मारे जा चुके आतंकवादी आका अल बगदादी के संगठन आईएसआई से भी कर दी है। आईएसआईएस यानी वही आतंकवादी संगठन जिसने 2015 में आतंकवाद के दम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा। सीरिया से लेकर इराक तक कत्लो गारत की नई खौफनाक कहानी लिखी। एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से ज्यादा बेगुनाहों को आईएसआईएस आतंकवादियों ने मार डाला है। इस्लामिक स्टेट का खात्मा करने के लिए अमेरिका समेत नाटो की वायुसेना ने कई सालों तक बम वर्षा इस पर की है। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो सलमान खुर्शीद ने अपनी सफाई भी दी, लेकिन सलमान खुर्शीद की व्याख्या पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। वो सवाल ये हैं, देखिए, सबसे पहला,
तुष्टिकरण के लिए हिंदुत्व को बदनाम क्या किया जा रहा है, ये सवाल नंबर 1 है। महत्वपूर्ण, क्या 2014 के बाद हिंदुत्व की सोच बोको हरम जैसी हो गई है? यह हमारा दूसरा सवाल है जो सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को हिंदुत्व से डर क्यों लगता है? ये तीसरा सवाल है। यह खुर्शीद की व्याख्या के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुत्व का भय दिखाकर क्या चुनाव में जय होगी? ये सवाल नंबर 4 है। लेकिन हमारी अब आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बुधवार की हैं, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का विमोचन किया गया। किताब के शीर्षक से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये अयोध्या पर बीते साल आए फैसले पर लिखी गई। आप देख सकते हैं विमोचन के लिए मंच पर सलमान खुर्शीद के साथ चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के एक पन्ने पर ही विवाद नहीं है, बल्कि विमोचन के वक्त उद्बोधन में कही गई बातों पर भी सियासी घमासान छिड़ गया। सबसे पहले खुर्शीद की पुस्तक के उस पन्ने की बात जिसे लेकर तूफान खड़ा हुआ, वो पेज है 113। अध्याय है सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान, जिसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से हो रही, जिसे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। हर तरफ से ये राजनीतिक संस्करण हाल ही के वर्षों में ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। सरल शब्दों में समझें तो सलमान खुर्शीद मौजूदा हिंदुत्व की सोच को बोको हरम से भिन्न नहीं देखते। बड़ी बात यह है कि खुर्शीद ने बैठे बिठाए हिंदुत्व की नई व्याख्या में आतंकवाद को जोड़कर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। चिदम्बरम ने अयोध्या पर सुप्रीम फैसले पर नई बहस छेड़ी। So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. चिदम्बरम ने अयोध्या के फैसले पर उंगली उठाई तो दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर आंदोलन का पन्ना खोलकर एक बार फिर विवाद को जिंदा कर दिया। अडवाणी जी की रथ यात्रा समाज को जोड़ने वाली यात्रा नहीं थी, तोड़ने वाली यात्रा थी। और जहां वो गए उन्होंने नफरत का बीज बोते चले गए। धार्मिक उन्माद विचारधारा का जीन जब तक बोतल में बंद रहता है तब तक शांति रहती है। जिस दिन निकल जाता है उस जिन को वापस बोतल में डालना असंभव है। और यह जिन अडवाणी जी की यात्रा से न केवल निकला, लेकिन उसने पूरे देश में एक माहौल सांप्रदायिक उन्माद का फैलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिंदुत्व की व्याख्या की, वही व्याख्या जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। ये बहुत गलत बात है, ये शर्म की बात है। बिना हिंदुत्व का भारत नहीं है। हिंदुत्व जितना दिन रहते हैं उतना दिन भारत में सेकुलरिज्म रहता है। हिंदुत्व नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं रहते हैं। आप हमारे से अलग हो गए पाकिस्तान में आज सेकुलरिज्म है क्या? जो सेकुलरिज्म आप लोग बताते हैं, उधर इस्लाम के आधार पर राज चलते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेकुलरिज्म है। सभी मजहब के लोग भाईचारे के साथ जीते हैं। हिंदुओं मुस्लिमों मिलजुल के रहते हैं। कारण इधर हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। मामला सियासी वार पलटवार तक नहीं। खुर्शीद की इस किताब पर दिल्ली में एक वकील विनीत जिंदल ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सैफरन स्काई के अंदर हिंदू धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ISIS और बोको हराम की तरह हिंदू धर्म काम कर रहा है। क्या हिंदू धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लोगों को मार रहे हैं? इस तरह की बात करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बोको हराम और ISIS जो कि एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप है,
क्या उनकी तरह हिंदू धर्म के लोग भी काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा लोगों को भड़काने की, लोगों को आपस में लड़वाने की है, जिसके लिए मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, जिसमें लोगों को भड़काने का और धार्मिक भावनाएं आहत करने का, देश के खिलाफ काम करने का मैंने चार्ज लगाया है। और मैंने ये आग्रह किया है कमिश्नर पुलिस से कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि पूरी कंट्रोवर्सी पर सलमान खुर्शीद बचकर बोल रहे हैं। पूरी किताब में बताए ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेन तक कर दी गई है इस बार। अरे कंप्लेन कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। पुस्तक में व्यक्त सलमान खुर्शीद के विचारों से विवाद खड़ा होना था सो हुआ, लेकिन पुस्तक में विवाद के अंश को सिर्फ पब्लिसिटी दिलाने के लिए जोड़ा गया या फिर ये कोई सियासी प्रयोग है? ऐसा प्रयोग जिसे बीजेपी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बता रही है। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर हिंदुत्व को लेकर इतना विवाद क्यों है? हिंदुत्व क्या है? उसकी अवधारणा क्या है? क्या होता है हिंदुत्व? आमतौर पे जो देखा सुना जाता है, चंदन टीका लगाने वाला, घंटा घड़ियाल बजाने वाला, ये जो छवि आती है, जंतर मंतर करने वाला, धार्मिक रीति रिवाज है और धार्मिक रीति रिवाज करने वाला हिंदुत्व राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व संप्रदाय है। देखिए, आज बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार कर रही है। कांग्रेस की विचारधारा को हिंदू विरोधी बता रही है। आज जिस हिंदुत्व पर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है, उसी शब्द का इतिहास हम आपको बताते हैं। दरअसल इस शब्द का पहली बार साल 1892 में बंगाली साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब हिंदुत्व में किया था। माना जाता है कि हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब में किया। 1892 में लिखी गई पुस्तक हिंदुओं को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। किताब के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की गई थी। देश में कुछ बुद्धिजीवी लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुत्व को पहले से ही धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ समझता है। ये साबित करने की कोशिश करता है कि हिंदुत्व जोड़ने वाला नहीं बल्कि तोड़ने वाला विचार है। वजह है हिंदुत्व से जुड़ा सावरकर का नाम। दरअसल हिंदुत्व शब्द को असल पहचान विनायक दामोदर सावरकर ने दिलाई। उन्होंने 1923 में हिंदुत्व पर पुस्तक लिखी थी। सावरकर ने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदुत्व लिखा था। हिंदुत्व की विचारधारा ने ही हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जन्म दिया था। हिंदुत्व किताब में सावरकर ने हिंदू कौन है इसकी व्याख्या की थी। सावरकर के विचारों के मुताबिक जो धर्म हिंदुस्तान के बाहर पैदा हुए वो गैर हिंदू यानी ईसाई, इस्लाम, पारसी, यहूदी आदि हैं। जो धर्म भारत में पैदा हुए वो हिंदू यानी वैदिक, पौराणिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी और ब्रह्म समाजी आदि। सावरकर के इसी विचार से कई लोग तब भी सहमत नहीं थे और आज भी नहीं है। आज आपको हिंदुत्व के साथ साथ हिंदू के बारे में भी जानना चाहिए। यूं भी हिंदू शब्द तो शुद्ध भौगोलिक ही था। माना जाता है कि सिंध से ही हिंद बना है। प्राचीन फारसी में स को ह बोला जाता था। जैसे सप्ताह को हफ्ता, सिंध का हिंद हो गया, स्थान का स्थान हो गया, हिंद और स्थान मिलकर हिंदुस्तान बन गया। हिंद से ही हिंदू शब्द निकले हैं। बड़ी बात यह है कि हिंदू शब्द वेदों, दर्शन शास्त्रों, उपनिषदों, अरण्यकों, रामायण, महाभारत या गीता में कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है। माना जाता है कि हिंदू विदेशियों ने किया था। हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से करती आई हैं। ये विवाद आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से चला आ रहा है। अगर धर्म का चश्मा उतार कर देखें तो हिंदुत्व या फिर हिंदू ऐसे शब्द हैं जो भारतीय राजनीति में नेताओं को राज कराते आए हैं। कभी हिंदुत्व का भय दिखाकर तो कभी हिंदुत्व की जय बोलकर। आज तक ब्यूरो।
हिंदुत्व पर आरएसएस और नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं में हिंदू या हिंदुत्व को लेकर क्या अलग अलग विचार हैं। मेरी कहानी जो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है उसमें लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि हिंदू जाति में तरह तरह के और अक्सर परस्पर विरोधी प्रमाण और रिवाज पाए जाते हैं। इस संबंध में यहां तक कहा जाता है कि हिंदू धर्म को साधारण अर्थ में मजहब नहीं कह सकते, फिर भी कितनी गजब की दृढ़ता उसमें है, अपने आप को जिंदा रखने की कितनी जबरदस्त ताकत, ये जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल से पहले चुनावी दंगल में नए नए सियासी एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। चुनावी रण में अब्बाजान से लेकर चिलमजीवी जैसे निजी हमलों से कहानी आगे बढ़ गई है। अब शब्द बदल गए हैं। पहले चुनावी बोतल से जिन्ना का जिन निकला और अब हिंदुत्व वाला नया बवंडर। चैप्टर है सैफ्रंस का है, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, बोको हराम का आपने जिक्र किया। उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आई करते हैं। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे, वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे। बयान की टाइमिंग को लेकर सवाल है। ये बयान सिर्फ संयोग है या प्रयोग? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चाहे जिन्ना का जिन्न हो या फिर हिंदुत्व पर चोट हो, दोनों मामलों में नफा बीजेपी का होगा और नुकसान चुनाव में ऐसे मुद्दों को उछालने वालों को होगा। ये ऐसे समय पर किताब आई है कि जब आने वाले समय में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और उसमें भी खास करके जिसे हम हिंदू हार्टलैंड कहते हैं उत्तर प्रदेश, उसके चुनाव हैं। तो संभव है कि इस किताब को लेकर के जो बहस होने जा रही है उसका पॉलिटिकली इस्तेमाल बीजेपी करे। जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान को बीजेपी ने तुष्टीकरण बताया था, तो अब एक बार फिर हिंदुत्व की बोको हराम से तुलना को कांग्रेस का तुष्टीकरण बता रही है। कांग्रेस यूपी में कहीं न जमीन पर है, डिस्कनेक्टेड है पब्लिक से, और न देश में धीरे धीरे परिलक्षित दूर होती जा रही है। तो यह उनकी अपनी बौखलाहट, ये उनका विषय है। मोदी जी की उनके सर्वव्यापक कार्यों योगदान से देश की स्वीकार्यता है, इसे वो स्वीकार करें, यही मेरी सलाह है। तो क्या यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है? क्या इस बार यूपी का चुनावी दंगल सिर्फ और सिर्फ धर्म पर लड़ा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। हिंदुत्व को लेकर राजनीतिक रण में क्या क्या कहा जाता रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं नरेंद्र मोदी ने हिंदू की व्याख्या क्या की है। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है, और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है।
हिंदुत्व पर नेहरू के क्या विचार है वो हमने आपको दिखाया है, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं वो हमने आपको बता दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को लेकर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे वो बैकफुट पर आती है, बीजेपी को फायदा होता है। जैसे यहाँ पर पी चिदम्बरम, ये 25 अगस्त 2010 की बात है। पिछले कई बम धमाकों में भगवा आतंकवाद का हाथ, ये भगवा आतंकवाद शब्द का प्रचलन शुरू हुआ, इस्तेमाल शुरू हुआ, मुश्किल हुई। सुशील कुमार शिंदे 22 जनवरी 2013 को एक बयान देते हैं कि ये भगवा आतंकवाद है जिसके बारे में मैंने बात की है। तो ये वो कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े नेता हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह जो लगातार विवादों में भी रहते हैं, आतंकवाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कट्टरपंथियों से पैदा होता है। जब दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान देते हैं तो उसका फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करती है। राहुल गांधी, कट्टरपंथी हिंदू समूहों की अधिकता बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती है। शशि थरूर, आप हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी, एक सवाल उठा देते हैं, ट्वीट कर देते हैं और ये भी पिछले साल का है। यहां पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। लौट कर जब आएंगे तो अखाड़े में खूनी खेल, आप देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हरियाणा के एक अखाड़े में जो हुआ उसने तमाम पहलवानों को हिलाकर रख दिया। कुश्ती के कोच ने एक महिला पहलवान को कोचिंग देते देते ही गोलियों से भून डाला। हर कोई हैरान है आखिर एक कोच ने ऐसा क्यों किया। वो कोच था फिर या कोई खलनायक। इस कोच ने न सिर्फ 20 साल की पहलवान निशा दहिया की जान ले ली बल्कि उसके भाई को भी मौत दे दी। सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी के इस कलंक की चर्चा अब हरियाणा से लेकर पूरे देश में। अक्टूबर को दोपहर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक अखाड़े में हत्याकांड से कैसे हिल गया हरियाणा। निशा दहिया की इसी जगह पर आप देख पा रहे हैं, इस एकेडमी में इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पहलवान को उसी के कोच ने क्यों मार दी गोली। निशा दहिया और उसके कोच पवन के बीच क्या हुआ था। निशा दहिया के साथ उसके भाई को भी कोच ने क्यों मार डाला। कातिल कोच पवन और रेसलर सुशील कुमार का कनेक्शन क्या है। हत्याकांड के बाद गांव वालों ने सुशील एकेडमी क्यों फूंक डाली। सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी, जी हां, इस एकेडमी में भी कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार का नाम जुड़ा है। वही सुशील कुमार जो एक उभरता हुआ पहलवान था, हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। सच तो यह है कि सुशील के नाम से चल रही इस कुश्ती एकेडमी का कोच सुशील कुमार का चेला कहा जाता है। इसका नाम है पवन। सुशील जेल में है और बाहर पवन ने अखाड़े में खूब गोलियां बरसा दी। कुश्ती एकेडमी का ये वो कलंक है जिसने एक कोच ने अपने ही अखाड़े की महिला पहलवान निशा और उसके भाई की हत्या कर दी। सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी का कलंक इन तस्वीरों से शुरू होता है। क्यों सुशील कुमार एकेडमी को तहस नहस कर दिया गया, क्यों सुशील कुमार एकेडमी को फूंक दिया गया, गेट तोड़ दिए गए, दीवारें फोड़ दी गई। हरियाणा में लोग इस एकेडमी के नाम से ही उबल रहे हैं। खाप पंचायतें बैठ रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे सुशील कुमार एकेडमी के कोच पवन ने एक उभरती हुई महिला पहलवान निशा दहिया और उसके परिवार को गोलियों से भून डाला। सोनीपत की रहने वाली 20 साल की जूनियर रेसलर निशा दहिया रोज की तरह 10 अक्टूबर की दोपहर को भी प्रैक्टिस के लिए अपने एकेडमी में पहुंची थी। तभी कोई 1 बज रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद घर वालों को उसके कोच पवन का फोन आ गया। पवन ने निशा की मां धनपति को फोन पर बताया कि उन्होंने निशा को चैंपियन बना दिया है, वो उसे आकर अपने साथ घर ले जाएं। निशा के पिता सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं।
जबकि निशा यहाँ अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। कोच की कॉल आने के बाद धनपति उलझन में पड़ गई। किसी अनहोनी की आशंका से वो आनंद फानन में अपने 18 साल के बेटे सूरज के साथ निशा की एकेडमी के लिए निकल गई। दोनों बाइक पर थे, लेकिन अभी दोनों एकेडमी के गेट पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने अपने सामने एक भयानक मंजर देखा। एकेडमी की मेन गेट के पास निशा बदहवास भाग रही थी और कोच पवन, उसकी बीवी और उसके 2-3 साथी उसका पीछा कर रहे थे। निशा की माँ और भाई को पूरा माजरा समझ में आता। तब तक पवन ने अचानक ही गन निकाल ली और सीधे निशा पर गोलियों की बौछार कर दी। निशा औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। निशा की हालत देख उसकी माँ धनपति और भाई सूरज तो जैसे सन्न रह गए। दोनों निशा की तरफ दौड़े, लेकिन अभी मौत का कहर बाकी था। पवन ने निशा के बाद उसके भाई सूरज पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मां धनपति को ही निशाने पर ले लिया। चंद मिनट में मंजर खौफनाक हो गया। तीनों जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। गांव के लोग इन तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन निशा और उसके भाई सूरज को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मां धनपति की हालत नाजुक है। पोस्टमार्टम में पता चला कि कोच पवन ने निशा दहिया को 4 गोलियां, उसके भाई सूरज को 3 गोलियां मारी। ठीक को मारे पहले जाकर, फिर यहाँ फोन किया है कि ऐसे ऐसे बात है, इसका निशा की तबीयत खराब है। तो वो लड़का बाइक पे अपनी मम्मी को ले गया, देखा वो लड़की पड़ी हुई थी, गोली लगी हुई थी, तो वो नारी की तरफ भागी, ये वापिस गांव की तरफ भागा। तो पहले उसको गोली मारी मिसेज को, फिर इसके पीछे 2 भागे, इसको नहर के 1.5 किला मतलब आगे पकड़ा और देखी हमने वो जगह। हाँ, तो वहां पर इसको मारी गोली। लड़की को 5-6 गोली मारी है, इसको भी पता नहीं कितनी गोली मारी है। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर से सिर्फ हरियाणा में सोनीपत के हलालपुर गांव में ही बवाल नहीं मचा, बल्कि कुछ देर के लिए पूरे देश में सनसनी फैल गई। कई लोगों को लगा कि रेसलिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी निशा दहिया की हत्या कर दी गई है, लेकिन ये एक जूनियर रेसलर निशा दहिया और उसके भाई पर गोलियां बरसाई गई थी। इधर सुशील कुमार एकेडमी में महिला पहलवान की हत्या की गई, उधर गांव वालों का आक्रोश एकेडमी पर फूट पड़ा। पहलवान सुशील कुमार के नाम से चलने वाली इस एकेडमी में जब गोलीकांड की खबर आसपास के गांव वालों को पता चली, तो एकेडमी में आप देखें कि किस तरीके से जो पूरा गुस्सा है गांव वालों का वो एकेडमी में फूटा है। उसके बाद जितने भी कमरे थे उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। ये वो तख्त है, ये वो बेड है जिसमें तमाम जो पहलवान आसपास के इलाकों के गांव के वो आकर यहां पर रहते थे और बकायदा यहां पर प्रैक्टिस करते थे। और जो कोच पवन कुमार है वो बकायदा प्रैक्टिस करता था। देखेंगे यहां पर तो आप पोस्टर लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके बकायदा यहां पर बेड हैं, तमाम यहां पर उनके सामान वो रखे हुए हैं। और जब ये पूरा गोली कांड हुआ उसके बाद गुस्सा फूटा है। जो पहलवान यहां पर मौजूद थे, जो स्टूडेंट यहां पर मौजूद थे, उनको बकायदा रेस्क्यू किया गया है। और पंखों की हालत देखिए तो जाहिर सी बात है किस कदर गुस्सा फूटा गांव वालों का। इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया? पुलिस तफ्तीश में जुटी, तब तक निशा की मां धनपति को होश आ गया और उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के कत्ल की आंखों देखी कहानी से सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह कोच पवन ने उन्हें भी गोली मारकर जान लेने की कोशिश की। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है कि किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया? वजह की बात अभी क्लियर नहीं हुई है। हाँ, कंप्लेन में कहा गया है कि पवन छेड़छाड़ किया करता था, जो विक्टिम है, मृतक है जो उनके साथ, तो उस कारण से ही कुछ घटनाक्रम है। तो लेकिन सवाल ये था कि आखिर निशा और उसके कोच पवन के बीच ऐसा क्या हुआ था कि कोच ने ही निशा की जान ले ली? सवाल ये भी था कि अगर कोच पवन की खुंदक निशा से थी तो फिर उसने निशा के भाई सूरज का कत्ल क्यों किया? उसकी मां धनपति पर भी गोली क्यों चलाई? और सबसे अहम ये कि कत्ल करने से पहले उसने निशा की मां को फोन कर एकेडमी में क्यों बुलाया? रोहतक से सुरेंद्र सिंह और सोनीपत से पवन राठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। सुशील कुमार एकेडमी में कुश्ती के दांव पे सिखाने के साथ साथ क्या चल रहा था, इसकी कहानी खुद निशा दहिया की मां ने बताई तो सिर्फ सोनीपत नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का हैरान होना आवश्यक था। सुशील एकेडमी और निशा के कोच पवन की पूरी कारस्तानी देखिए क्या कहा। असल में कोच पवन निशा के साथ छेड़छाड़ किया करता था।
उसने निशा को अपने झांसे में ले रखा था और उसे बड़ा स्टार बनाने का वादा करता था, सपना दिखाता था। उसने निशा और उसके घर वालों से करीब 3.5 लाख रुपए ऐंठे थे। इसके अलावा भी पैसे दिए थे पिता ने। निशा ने यूनिवर्सिटी लेवल पर एक मुकाबला जीता तो उसकी पुरस्कार राशि भी उसने अपने कोच पवन को ही दे दी थी। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह थी कि कोच पवन निशा को वर्गलाने के साथ साथ कोचिंग के बहाने उसे छेड़छाड़ भी किया करता था और निशा ने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से भी की थी और घर वाले इसका विरोध भी जता चुके थे। बहुत संभव है कि बुधवार को इसी मामले पर निशा की अपने कोच पवन से कहासुनी हुई होगी और इसी के बाद पवन ने गुस्से में निशा के घर वालों को एकेडमी के बाहर बुलाया होगा। लेकिन इससे पहले कि इस मामले पर कोई और बातचीत होती या किसी परिणाम पर पहुंचा जाता, पवन ने वो कर दिया जो सोचना भी असंभव था। निशा और उसके भाई को गोलियां से भूनने के बाद पवन फरार हो जाता है। आनन फानन में पुलिस पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देती है और गुस्साए गांव वाले उसकी एकेडमी में आग लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद निशा के कोच पवन की इनसाइड स्टोरी सामने आई। पवन का पर्दाफाश हुआ। कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार तिहाड़ जेल में है और उसके नाम से कुश्ती की एकेडमी चलाने वाला सुशील कुमार का दोस्त पवन अपने अखाड़े की उभरती हुई महिला पहलवान की हत्या करके फरार है। आज हम आपको सुशील कुमार और पवन के रिश्तों के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे पवन के नाम से भी गांव वाले खौफ खाते थे। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि कैसे और किसकी जमीन पर कब्जा करके पवन ने ये सुशील एकेडमी बनाई। कहते हैं सोहबत का असर जरूर पड़ता है। गुरु तिहाड़ में है और शिष्य दो मर्डर करके फरार है। जिस कोच पवन ने निशा और उसके भाई की हत्या कर दी, उसके निशा के परिवार से काफी पुराना रिश्ता था। पवन को हलालपुर के लोग गांव का दामाद मानते थे। खुद महिला पहलवान निशा के पिता कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ती थी वो पवन को मुंह मांगे पैसे दे दिया करते थे। कभी उसको एक पैसे के लिए ना नहीं कीजिए, मेरे से पैसा मांगे, 3 लाख मांगे, मैंने 3 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख मांगे, मैंने 1.5 लाख रुपए। बच्ची के लिए डाइट की मांगता था, 20,000 30,000 में देता था। अब मिशिन से भी ले जाता, लेकिन मिशिन मेरे को बताती नहीं थी। वो जो उसमें मेडल जीता था इसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, वो भी मैंने 50,000 रुपये उसी को दे दिए थे। उसका जो भी आदर सम्मान हुआ था वो मैंने पैसे उनसे 1 पैसा नहीं लिया था, वो भी उसी को दे दिए थे। निशा के पिता के माने तो पवन ने निशा दहिया का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था। वो उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाने के सपने दिखाता था और इसी बहाने से उससे पैसे भी ऐंठता था। तो सब्जबाग दिखाता रहा है कि वर्ल्ड पे ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, और ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखा करके इसका एकदम ब्रेन वॉश कर दिया। वो मेरी बात भी नहीं मानती थी। कई बार बोलता था पैसे डाइट के लिए पैसे 30,000 35,000 और 6 महीने में ले जाती थी। और फिर 3.5 लाख रुपए जब ये एकेडमी बना रहा तब मेरे से लिया। फिर जो 50,000 रुपये जा कुश्ती से मिले थे इस यूनिवर्सिटी से, वो भी मैंने उसको ही दे दिए थे कि मेरे को नहीं चाहिए ये। जितनी माड़ा है, जितना भी उसका लड़की का नाम था, सब मैं वो दे दिया था। मैंने अपने पास 1 पैसा नहीं रखा। अब पवन का सारा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। सुशील कुमार एकेडमी की जमीन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। खुद एकेडमी की जमीन के मालिक धर्मवीर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार के नाम से चल रही इस एकेडमी पर पवन करीब 5 सालों से कब्जा करके बैठा है। वैसे तो पवन उन्हीं का रिश्तेदार है, लेकिन अपनी दबंगई से वो मनमानी करता रहा है। उसने पहले गांव में थोड़ी जमीन ली, उसके बाद पिस्टल के लाइसेंस बनवाए और फिर आसपास की जमीन पर कब्जा करने लगा। धर्मवीर ने जब अपनी जमीन वापस मांगी तो पवन ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। धर्मवीर कहते हैं कि उन्होंने पवन की इस दबंगई और उनकी जमीन कब्जाने को लेकर पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा पवन का ही साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो पवन क्या आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदारी में लगा था। तो ये क्या जमीन अभी आपकी है, आपके कब्जे में है या नहीं है? नहीं हुई है कि कब्जे में थी हमारी में। तो आपको कुछ पैसे वैसे मिलते थे? ना, कुछ नहीं मिलता था। तो किस तरीके से यहाँ पर एकेडमी आपकी परमिशन लेकर खोली गई थी? पहले आपसे जब तो राजी रजा में खोली थी, बाद में आकर झगड़ा होना शुरू हुआ। झगड़ा हो गया था? हाँ, झगड़ा। आप क्या पैसा मांगने आते थे? नहीं, फिर हम नहीं आए ना बाद में। क्यों? हमने तो आने बंद कर दिया था।
बिल्कुल हम नहीं आए। डर लगता था? हाँ डर लगा। नहीं, जमीन तो ये पूरी आपकी है, काफी बड़ी जमीन। जमीन तो हमारी है पर डर तो लगा था, झगड़े के मारे हम नहीं आए। भाई झगड़ा हो जाएगा तो बड़ी बात आपने कह दी, यानी कि अब पवन क्या दबंग किस्म का आदमी था? दबंग किस्म का जी भी वो काम कर दिया था, दबंग किस्म का हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसने जिस तरह से गोली मारी है। तो कितने साल से आपकी जमीन पर कब्जा है? 4 साल हो गए। सूत्रों की माने तो पवन के ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार से काफी अच्छे रिश्ते थे और इसका सबूत उसकी रेसलिंग एकेडमी में भी दिखता था। पवन ने अपनी एकेडमी का नाम ही सुशील कुमार के नाम पर रखा था और पूरी एकेडमी में चारों तरफ सुशील कुमार की तस्वीरें लगा रखी थी। एकेडमी के मेन गेट पर उसने सुशील कुमार के साथ अपनी एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी और शायद ये उसके सुशील कुमार से रिश्तों का ही असर था कि यहाँ आसपास के गांव के बहुत से लड़के लड़कियां उससे कोचिंग लेने के लिए आते थे। पवन की एकेडमी का उद्घाटन भी सुशील कुमार ने ही किया था, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि उसके बाद सुशील कुमार के यहाँ कभी दोबारा दर्शन नहीं हुए। सुरेंद्र सिंह, पवन राठी के साथ अरविंद ओझा, सोनीपत, आज तक। आपने एक कुश्ती के कोच की कलंक कथा देखी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लौट कर जब आएंगे तो बताएंगे कैसे दक्षिण में कुदरत कहर बरपा रही है। आप देखते रहिए आज तक। चेन्नई में बारिश कहर बनकर बरस रही है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे शहर में पानी ही पानी है। दुकानों, घरों, अस्पतालों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के घर तक बाढ़ ने धावा बोल दिया। मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी जारी कर दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश कहर बरपा रही है। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं लगते। तमिलनाडु के मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।